होम मिनिस्टर आया था, बीजेपी के सारे 28 एमएलए बराबर 3 दिन वहीं असेंबली के अंदर रहे और हंगामा करते रहे, कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एमएलए डोडा महराज मलिक हैं। जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा में होती है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 90 एमएलए हैं, उनमें से एक ही एमएलए जो है हमेशा चर्चा में होता है। वो एमएलए कौन है? हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एमएलए डोडा सर, टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू। सर, आप असेंबली के अंदर यूथ की बात करते हैं, आप असेंबली के अंदर डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओपोजिशन जो है आपके ऊपर पर्सनली अटैक करती है, ना कि पॉलिटिक्स के हिसाब से वो आपको रिप्लाई नहीं करती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं वक्त के हालात को जानता हूँ और वक्त की ज़रूरत को भी समझता हूँ, जी। तो उन्हीं चीज़ों पे बात करना ज़रूरी समझता हूँ। और जिन लोगों को मेरी बातों से तकलीफ़ होती है, वो इसलिए इनको हो रही है क्योंकि वो नाकाम हुए हैं। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के दावे करते हैं, हम फलाने लीडर्स के साथ हैं, हम फलानी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं। वजूद के होते हुए भी उन्होंने बदअमनी यहाँ पर फैलाई है। जी। और जिस चीज़ की मैं बात करता हूँ वो लोगों की ज़रूरत है, जी। और ज़रूरियात पे बात करना ये गुनाह नहीं है। और ये चाहते हैं कि मुद्दों से हटकर ऐसे मुद्दों पे बात हो जिससे दूर दूर का वास्ता आवाम को नहीं हो, जी। ताकि लोगों को वही दिखाया जाए जो नेता बोले। जी। अब वो दिखाएंगे जो लोग चाहते हैं, जी। तो उससे तकलीफ हो रही है। सर, आप डोडा के अंदर डीडीसी मेंबर भी रहे। हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, हमारे जर्नलिस्ट जो है वहाँ पे कवर करते थे। आप जो है खुलकर काम करते थे और जो भी इलीगल एक्टिविटीज डोडा के अंदर होती थी, आप उसके खिलाफ जो आवाज उठाते थे और उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लेते थे। उसी को देकर लोगों ने आपको एमएलए चुनकर जो असेंबली के अंदर भेजा। सर, मैं अगर बात करूं जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स की बात करूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे पहले क्या हुआ, हम इस वक्त की बात करेंगे। सर, ड्रग्स बहुत तेजी से फैल रहा है। आप सर, और जो हमारी यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज्यादा है। 370 को भी रिमूव किया गया, आपको भी पता है। आप जो है काफी सीनियर हैं सियासत में, लेकर एमएलए जो है अब बने हैं आप। सर, अब 370 के बाद शायद आपको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा कि पहले वाले एमएलए किस तरीके से काम करते थे, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं जो एमएलए के पास कौन कौन सी पावर है और पब्लिक के लिए जो है किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक यूथ का मामला है, मैं खुद एक यूथ हूँ। जी। यूथ में जो इस वक्त लोग इस टीनेज से उठ के, अगर आप देखेंगे 30s या 35 या 40 के अंदर जो लोग हैं, जी। जिनने अभी तक शादी नहीं की है, जी। पढ़ा लिखा तबका है, जो रोजगार ढूंढते ढूंढते अब नशा ढूंढ गया है जी। ना, नशे नशे को हासिल कर गया है। लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को, एक एमएलए कुछ भी नहीं कर सकता है। जी। पढ़ा लिखा तबका है, उसको ये समझ होनी चाहिए कि मुझे क्या करना जी। चाहिए। अगर आपने इतने साल तालीम हासिल की, उसके बाद आपने नशे को अपना साथी बना लिया, जी। तो वैसी तालीम, वो फिर माँ बाप का पैसा जाया कर दिया जी। आपने। आपने समझना चाहिए कि अगर वक्त के हालात में पढ़े लिखों की कदर नहीं है, कदर करने न कदर करने वाला कौन है? जी। वो आदमी जिसको आप वोट देकर बनाते हैं, और वो वोट देने और लेने वाला वो आदमी है जो ठेकेदार है। जी। और ठेकेदार को क्या पड़ी है कि वो एक पढ़े लिखे के बारे में सोचे, जी। है ना? तो उसको वो सोच बदलनी है, नशे को बदलना है। वो नशा नहीं करना है जिससे वो नशे में धुत होकर बस मदहोशी के आलम में पड़ा रहे। उसको वो नशा लेना है ताकि उसको समझना है कि भाई साहब, अगर मैं खजल हो गया, मेरे बाद भी आगे कितनी नस्लें खजल हो जाएंगी, वो खजल ना हो। उसको अपना मुस्तकबिल उनके लिए देना है, जी। ताकि जो बाकी आएंगे लोग, उनको बेहतर की जिंदगी देना। खुद तो अब खत्म हो गया। जैसे एक इंसान अपनी जिंदगी दे देता है, फिर सोचता है यार, जैसे माँ बाप होते हैं, अगर हमारे पास जमीनें हैं, मालकाना हक होता है, वरना अगर माँ बाप भी उन जमीनों को बेच देते तो फिर वो आगे नस्लें कहाँ होती। जैसे आपका घर है, लेकिन उस घर को आप तक पहुंचाने के लिए आपके पूर्वजों ने उस जमीन को बाकी रखा है। तो यकीन मानिए, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर हम उस सरजमीन के हकदार हैं। जी। उसी तर्ज पे जो पढ़ा लिखा यूथ है, वो आज उस नशे को ना ले। जी। अगर उसने तालीम हासिल की है तो उसको अकल खोलनी पड़ेगी। जी। इसलिए नहीं पढ़ाई की है कि चिट्टा लेंगे, शराब लेंगे, चरस लेंगे, गांजा लेंगे, और फिर एक आंकड़ा बताएंगे कि नौजवान जो है नशा ले रहा है। गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। ये इनका बिजनेस है, आप बिजनेस में भी इनका हाथ बटा रहे हो, नशा ले रहे हो, अपनी जिंदगी के साथ भी खेल रहे हो, और वोट इन जाहिलों को भी दे रहे हो जी। जो आपका मुस्तकबिल बेहतर नहीं कर पा रहे। ये तो चाहते हैं कि नौजवान बेरोजगार हो, इनका नशा बिके, जी। इनकी सियासत चले, धर्म के नाम पे दंगे हों, फसादात हो। मैं वही कह रहा हूँ, एजुकेटेड जो होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसका जहन वास्ट होना चाहिए, वो सोचने की सलाहियत रखना चाहिए, और उसने मुश्किलों से रास्ते बनाने चाहिए। जी। जैसे मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक नौजवान हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ,
बिल्कुल आम आदमी हूँ। लेकिन मैंने रास्ते ढूंढे, मैंने लड़ा, और लड़ने के बाद आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। और ये ऐसे मुफ्त में नहीं आता, जी मुफ्त में ये चीज़ें नहीं आती। अगर मैंने संघर्ष नहीं किया होता, मैंने लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो आज इस मुकाम पे खड़ा नहीं होता, और इतनी बेबाकी से नहीं बोल पाता। इतनी बेबाकी से इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मुझे किसी का प्रेशर नहीं है। जी मुझे वही बोलना है जो मुझे दिख रहा है, जी इनको वो बोलना है जो इनके आका चाहते हैं। जी ये चाह के भी अच्छा नहीं बोल सकते। जी ये जो इनको बोला गया है, जो सिलेबस दिया है, ये उसी सिलेबस पे बात करते हैं। जी और इनको ये बताया है कि आपने करना क्या है। जैसे 3 दिन आपने तमाशा देखा, अमित शाह आया था जम्मू कश्मीर के अंदर, होम मिनिस्टर आया था, बीजेपी के सारे 28 एमएलए बराबर 3 दिन वहीं असेंबली के अंदर रहे और हंगामा करते रहे। कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया, कोई भी बहस होने नहीं दी, क्योंकि उससे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर बनना था। ये हैं वो लोग। वरना अगर इनका लीडर आया था, इनको जाना चाहिए था, 2-4 आदमी 10 आदमी उधर चले जाते, बाकी हाउस चलने देते। लेकिन आकाओं का साफ इंस्ट्रक्शन था, हाउस नहीं चलने देते। जी बस एक दबदबा दिखाना है कि हम इतने बड़े गुंडे हैं, हम हर एक आदमी की आवाज को दबा सकते हैं। जी हम हाउस को भी चलने नहीं देंगे, हम किसी को उठने भी नहीं देंगे, हमारे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर जी इनका बस चले तो सांसें भी बेचना शुरू करेंगे। हवा जो है ना, ऑक्सीजन, जी ये वो भी बेचेंगे। जी लेकिन अब इसको पकड़ के रखेंगे कहाँ, लोगों से छीनेंगे कहाँ? ये कुदरत का वसाइल है, तो इसलिए लोग ले रहे हैं। वरना पानी कुदरती वसाइल था, उसको भी बेच दिया। जी बिजली, पानी से बिजली बनी, उसको भी बेच दिया। अब हवा इनकी पकड़ में नहीं आ रही, जिस दिन हवा में पकड़ आ गई तो यकीन जानिए इसे भी बेचने में कमी नहीं करेंगे। जितनी भी यूथ है, यूथ आप पे भरोसे बैठी है और आप किसके भरोसे बैठे हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब है, अब यूथ के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि लोगों को मुझ पे भरोसा है, मैं जी क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ, मैं हिम्मत दे सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं आम आदमी हूँ। जी मैं एक छोटे से परिवार से आता हूँ। मेरी कहानी में आपने वो सारी चीजें देखी। मेरे पास वसाइल नहीं था, फिर भी आपको भरोसा ऊपर वाले पे करना और नियत साफ करना। राइट और जगह जगह पे चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी असेंबली में मुझे मौका मिला। जी आप जिस इलाके से वहां पर भी आपको मौका, आप अच्छे सरपंच बनाओ, जी आप अच्छे मेंबर बनाओ, आप अच्छे बीडीसी बनाओ, डीडीसी बनाओ, अच्छे ईमानदार लोग। ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, बस उनकी हिम्मत में इजाफा डालना है। और उस आम आदमी को जागना पड़ेगा, एक को तो जागना पड़ेगा, ताकि वो 100,000 लाखों लोगों को जगाए। फिलहाल एक भी नहीं जाग रहा। मैंने कोशिश की, मुझे दबोचने के लिए पूरे तामझाम बुनाए, लेकिन मैं हटूंगा नहीं, क्योंकि मैं जो जागा हूं ना, मैं सोऊंगा नहीं। अब जी फिलहाल तो जगाना बड़ा मुश्किल था, जागना बड़ा मुश्किल था। जब इंसान जाग गया, मान गया, अपनी जिद पे अड़ जाए, तो आम आदमी अपना जमीर नहीं बेचता है। सर, डीडीसी तक ठीक था, एमएलए भी ठीक था, लेकिन अब जो है आपके ऊपर जम्मू कश्मीर की पूरी जिम्मेदारी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखो, अब पहले कॉल आपको आती थी अपन ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से, अब अभी जो है लोग आपको पूरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट से जो है फोन कॉल कर रहे हैं, मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। कितना ही बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए जो है काम करने मुश्किल के नहीं लिए। है, देखिए इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, जी बस इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। जी आप काम कर सकते हैं। आप, जिम्मेदारी बढ़ गई है ना। नहीं, जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जी जिम्मेदारी आवाम की है। अब अगर आवाम को समझ आ गया कि राजनीति क्या है, अब उनकी जिम्मेदारी, मैंने अपना बोझ हल्का कर दिया। अगर मुझे लोग फोन कर रहे हैं, इसका मतलब उनको समझ आ गया कि राजनीति इस तर्ज पे अगर है तो बहुत अच्छी है। तो अब उनको ये जिम्मेदारी खुद लेनी है। देखिए, जी मैं राजौरी से, कश्मीर से एमएलए नहीं बन सकता, बिल्कुल बल्कि वहां के जो अच्छे लोग हैं, जो मुझे फोन कर रहे हैं, उनको मौका मिलेगा, जी जिनको आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जी ये एक ऐसा खेल है जिस खेल के अंदर कुछ ही खिलाड़ी खेलते थे, बाकी को एंट्री नहीं थी। जी ठीक है। जब आपको वर्ल्ड कप देखा, आयरलैंड भी मुकाबले में होती है, लेकिन उसको लीग खेलना पड़ता है। वरना जब आप इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखेंगे, उसमें 7-8 टीमें हैं। लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है, जब वर्ल्ड कप चुनाव आएगा, ये वर्ल्ड कप होता है, इसमें सबको एंट्री है। और यहाँ पर यह किसी को नहीं, ये कौन है वो कौन है, जी उसके काबिल होना चाहिए, अहल होना चाहिए, और लोगों की बेहतरी के बारे में सोचने वाला होना चाहिए, और लोगों को अपनी बात बताने वाला होना चाहिए। वो इसका खिलाड़ी बन सकता है। अगर वो खिलाड़ी खेल गया, उसने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, और अगर उसको जिम्मेदारी मिल गई जिस तरीके से मुझे मिली, मैं डिलीवर करूंगा। और अगर डिलीवर करने वाले लोग वो खड़े हो जाएंगे, तो लोग चुनने में देर नहीं करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सियासत के मैदान में गुंडे, मवाली, पैसे वाले वही खड़े होते थे। आम आदमी अगर खड़ा होता, उसको बोलता है क्या करेगा यार, तेरा काम नहीं है। उसको बेचारे को उधरी, मुझे भी, बिल्कुल मैंने राइट 5 इलेक्शन लड़े, मुझे बोला, आपका काम नहीं, कहाँ वो, कहाँ आप क्या करते हो, आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि मेरा परिवार नहीं था। लेकिन मैंने लोगों को समझाया, कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपके पापा क्या करते थे, आपके तो ऐसे नहीं होंगे।
आपके दादा ऐसे तो नहीं होंगे। जब बच्चों का पता नहीं है कि बच्चा कैसा निकलेगा, तो उसकी सोच के बारे में आप उसको क्यों बोलते हो कि ये ऐसा नहीं कर सकता? फिर हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? जी। अगर आपका पापा मुलाजिम, आपके क्या फादर इसमें थे, तो आप तो पुलिस वाले नहीं बने। आप माइक आपके खानदान में था ही नहीं, कोई इंटरव्यू करने का शौक ही नहीं था, लेकिन आपने ये चुना क्योंकि आपको ये चीज अच्छी लगती है। जी। अगर माँ बाप को पता चल जाएगा, उनको पता है कि हम पढ़ा रहे हैं, क्या पता मुझको अच्छा कर जाए, लेकिन फिर जब वो अच्छा करने की ख्वाहिश करता है तुम उसे रोकते हो। यार, या तो अगर आपको पता है कि इसको मेरे जैसा ही काम करना है, फिर इसको उसी काम में लगा लो। जी। फिर पढ़ा क्यों रहे हो? अगर पढ़ा रहे हो तो उसको अपना विजन दिखाने दो, अपना जहन खोलने दो, और वो किसी भी फील्ड में जाना अगर चाहता है उसे मत रोको। और यहाँ पर क्या होता है कि सियासत के मैदान के लिए ऊपर से ऑर्डर आता है कि आपको एमएलए का टिकट दे दिया। ये कौन होते हैं हमें टिकट देने वाले? हम खुद क्यों नहीं तय करेंगे कि हम लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते? जिनको नेताओं के साथ याराना होगा, बस उसी को हाईकमान टिकट थोप देगी, चाहे उसको बोलना आए या ना आए। ये थोड़ी है तरीका। जिसके पास जो हुनर है वो अपने हुनर को निकाले। और उन माँ बापों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका काम माल मवेशियों के साथ है, जमींदारी तबका है, या और कोई कारोबार है, या आपका मतलब जैसे आपके फादर पुलिस में थे, फिर आपको भी पुलिस वाला बनना चाहिए। फिर आपने उनको हटकर कोई और काम नहीं करना चाहिए। अगर आप इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये बच्चा पढ़ने लिखने के बाद कुछ अच्छा कर सकता है, हर माँ बाप को नहीं पता होता कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या करे। अगर पता चले ना अहल निकले, निकम्मा निकले, ड्रग्स लेगा पढ़ने के बाद, तो फिर वो माँ बाप थोड़ी उतना पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन उम्मीद सबको होती है मेरा बेटा अच्छा करेगा। अब अच्छा क्या करेगा, उसको करने के लिए हिम्मत तो देनी पड़ेगी, और उसको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। उनको निकलना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म दिया है, ग्राउंड खुला है। अब साबित भी हो गया कि सियासत के अंदर ईमानदारी से काम भी किया जा सकता है, लोग अच्छा भी कह सकते हैं। हर सियासतदान को आपने देखा होगा, बुरा तो कहते ही है पीठ के पीछे, लेकिन एक ऐसा आदमी हूँ जिसको जम्मू कश्मीर के अंदर लोग पीठ के पीछे क्या, उसके लिए अच्छा ही अच्छा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं किसी को दिखा नहीं रहा हूँ, मैं अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूँ और इंसानियत की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। इसलिए लोग मुझे चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ अच्छा काम करना सबकी जिम्मेदारी है, और हर धर्म के इंसानों की जिम्मेदारी है। अगर आप मानते हैं कि एमएलए का काम होता है पब्लिक के इशू को जो है असेंबली के अंदर उठाना, अगर आप उठा रहे हैं, चाहे पीडीपी हो चाहे बीजेपी भाजपा हो, ये आपके ऊपर पर्सनली अटैक क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा इस चीज़ पे ब्रीफ करें। देखिए, आपको नहीं लगता है कि इतनी जल्दी में इतना बड़ा नाम कमाना, जी। और जिनको सालों साल हो गए अपनी शनाख्त दिखाने के लिए मैं फलाना हूँ, आपको भी बहुत सारे एमएलए आपको याद हैं कौन है ये? मुझे तो पता नहीं है। एक नाम सबकी जुबान पर कैसे नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो इनको तो तकलीफ हो रही है ना। मतलब हमें इतनी उम्र होगी, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ खड़े भी हुए, इतनी बार एमएलए भी बने, इतना बड़ा खानदान भी, इतना बड़ा पैसा भी है, हैं? इतनी बड़ी आपकी बड़ी तरह काम करके नाम क्यों नहीं बना सकते? उनको कंट्रोवर्सी क्यों कर प्रॉब्लम रहे ये हैं? है कि वो धर्म के नाम पे ही धंधा करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं उनको करने नहीं दूंगा। अब उनको तकलीफ हो रही, डर सता रहा है, जब आगे चुनाव होंगे उनकी तो बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि धर्म, जिस धर्म को ये बेचते थे उस धर्म को मैं बेचना बंद करूंगा। जिसको धर्म पे राजनीति करनी है वो अपने धर्मों में चले जाए। फिर राजनीति नहीं, राजनीति इंसानों के लिए, जो इंसान बेहतरी की ओर चलाएंगे, इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए चलाएंगे। जिसको मंदिर मस्जिद की बात करनी है वो अपने धर्मों में जाएं और बनाएं, आलीशान मस्जिदें बनाएं, आलीशान मंदिर बनाएं। हमें तो काम करने दीजिए, ये अलग काम है, ये अलग काम है, ये एक काम है। ये कोई ऐसा काम नहीं कि सबका ठेका आप ही ने ले रखा है। मतलब एक दुकान पे एक ही आइटम अच्छी लगती है। अब आप बोलेंगे सरिया सीख ये वो राशन पानी एक ही दुकान में, होटल भी एक ही है, मुमकिन नहीं है। अरे जगह जगह दुकानें खुलती हैं, खोलने दो, अपना अपना रिजक है, कमा रहे लोग। तो सियासत के मैदान में ठप्पा लगाना ये गलत बात है, और इनकी राजनीति को जड़ से खत्म होते हुए ये खुद देख रहे हैं, ये खुद देख रहे हैं। और मेरे साथ टकराने वाले लोग खत्म हो गए हैं, ऐसी ये सच्चाई है, क्योंकि मैं हक पर हूँ, मैं हक पर हूँ। और मैं झूठ बोलकर किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करता। जो मैं बोलूंगा हक, वरना मैं एमएलए बन गया, जो बन गया था 5 साल के लिए, मैं तो फर्स्ट डे से ही लगा हूँ। नहीं, वरना मुझे क्या जरूरत थी, मैं तो बन गया था, बड़े एमएलए बन गए, बैठ जाते, हमें भी कोठी छोटी गाड़ी शाड़ी मिल गई, बैठ जाते यार, आयश करते, है ना, चलते फिरते घूमते। लेकिन 6 महीने हो गए, न दिन देख रहा हूँ न रात देख रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, आवाम के मुद्दे उठा रहा हूँ। और ये आज से नहीं कोई बोलेगा अब कर रहा है, 15 साल से आज मौका मिला है, आज करेंगे। और ऐसा नहीं कि एमएलए क्या कर सकता है, एक आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है, खाली एक एमएलए नहीं। मैं तो एमएलए हूँ, आज कुछ भी कर सकता हूँ। काम करने की नीयत होनी चाहिए, बस
अभी कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन एक आम आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। उसको जागना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। मेरा इस्लाम कहता है कि अगर आपका हक कोई आपसे छीन रहा है ना, उसके हलक से उंगली डालकर या हाथ डालकर उसे बाहर निकालकर अपना हक वापस लो। ये है इस्लाम। लेकिन हम आराम से यहीं से उठाकर उसकी थाली में परोस देते हैं, उसके डर की वजह से उसके घुटनों पे आ जाते हैं हम। ये इस्लाम सिखाया कभी? अरे इस्लाम ये सिखाता है अपने हक के लिए लड़ो, छीन के ले जाओ। अगर आपके कोई हमला करके कोई हमला करता है, आपसे वो चीज छीन लेता है, तो आप उसको पकड़कर उसके हलक से निकालकर अपने हक को मत जाने दो। यहाँ तो हम अपने इज्जतें बेच देते हैं, नीलाम कर देते हैं, उसके कदमों में झुक जाते हैं, और हम कहेंगे फिर हम ईमान वाले लोग हैं, तो अच्छी बात नहीं होती। अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे, माहौल में बदलाव आएगा और बड़े पैमाने पर तब्दीली आएगी। और जो सपना हमने देखा है, मैं चाहता हूँ वोटर लीडर बने। मैं लीडर नहीं देखना चाहता, मैं हर आदमी को लीडर देखना चाहता हूँ जो अपने हक के लिए खड़ा हो जाए। अपने भाई से लोग लड़ते हैं, उसके लिए कोर्ट कचहरियों में जाते हैं, अपने भाई के लिए, अपने खून के लिए। लेकिन कभी देखा बड़े ऑफिसर के खिलाफ एक मजलूम कोर्ट में जाए? कभी। जिस दिन भाई को छोड़कर जालिम के खिलाफ एक गरीब लड़ेगा, उस दिन मुझे फख्र होगा। वरना अपने माँ बाप की औलाद में से वो भी एक औलाद है। जमीन के छोटे के चप्पे से अगर उसको नहीं मिला, उसके खिलाफ जंग का ऐलान करता है, सारी जमीन बेच के अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए करता है, नहीं दिखाऊंगा। अरे ये काम करके दिखाओ, जिस दिन आप ऑफिसर को कटघरे में खड़ा करोगे, उतनी शिद्दत के साथ उसके खिलाफ लड़ोगे, उसमें आपके साथ आपका रब भी होगा और लोग भी होंगे, और आपको भी मजा आएगा। वरना अपनों से लड़ने के लिए कोई भी तैयार हो जाता है, पता है आपको? ये माशरा है मेरा। अपनों को घास के तिनके पे भी पकड़ेंगे। अगर आप किसी का घास अपनी भाइयों का काटेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरा आएगा ना, वो सारा का सारा लूट के ले जाएगा। छोड़ो यार, अपने वो पावरफुल है। वैसी ताकतों को रोको, अपने परिवार को बेहतर करो, अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। लोगों को बता दो मौत बरहक है, जिसको जितनी जिंदगी मिली है उसको उतनी मिलनी है। यहाँ वली नहीं रहे, यहाँ पैगंबर नहीं रहे, सारे चले गए, तो फिर हम जैसे लोग कौन है? हमारा भी एक वक्त आया है, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस वक्त को जिंदा रखने के लिए अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ के जाना है। सर, जितनी भी जम्मू कश्मीर की यूथ है, क्योंकि आपके पास अब पूरी यूथ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और यूथ आप पे भरोसा भी करती है। आपने जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया है, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है इनको जॉब्स के लिए? वो तो मैंने बोला है। देखिए, असेंबली के अंदर अगर आपने मेरे सेशंस को देखे होंगे, मैंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बताई हैं जिस पॉलिसीज की वजह से जम्मू कश्मीर को बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहली बात है, करप्शन पे हमको रोक लगानी है। जो करप्शन का माफिया है, माइनिंग का माफिया है ना, जो नौकरियां बेचने का माफिया है, मतलब अलग अलग किस्म का उस माफिया के जब आप कंट्रोल करेंगे ना, कंट्रोल, तो यकीनन रेवेन्यू जनरेट होगा। जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो माहौल में सुधार आएगा। पैसा जब होगा तो वैकेंसीज खुलेंगी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे जंगलात हैं, उस वसाइल का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे पास रेवेन्यू मतलब बढ़ाने के लिए कमी नहीं है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो है लूट हो रही है, उन चीज़ों की लूट हो रही है। कुछ लोग कमा रहे हैं, बस हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ को रोका जा सकता था, और अगर सरकार उसको रोकने में कामयाब हो जाएगी। यहाँ ट्रांसफरें बिकती है, अब ट्रांसफरें भी बिकेंगी, रेत भी बिकेगी, मतलब लूट होगी, तो कहाँ माहौल बदलेगा? बेरोजगारी कहाँ से खत्म होगी? मतलब हर चीज़ में करप्शन है, और जब तक करप्शन के खिलाफ आप शिकंजा कसोगे, नीयत आपकी साफ होगी, और ये मुमकिन है सरकार इसमें अहम रोल अदा कर सकती है। सरकार चाहे लूट खत्म कर सकती है, सरकार चाहे तो इस देश का मुस्तकबिल बेहतर कर सकती है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, मैंने वो सुझाव दिए हैं ऑलरेडी, और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन भी हुआ है। सबसे पहली बात है एजुकेट होना हमारा जी। जब तालीमी हमारे पास नहीं है, जो तालीम हमारे ज़मीर को जगा नहीं पा रही है, तो मुझे लगता है कि तालीम का थोड़ा नसाब बदलना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा है जी। सर, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, कब से आप शुरू करेंगे लोगों से मिलने के? कि लोग आपको मिलना, लोग आपसे चाहते भी हैं? नहीं, आप मिले हैं, जो जहाँ पर है, जिसको जहाँ समझ आ गई वो जिम्मेदार है। हाँ, ये मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने एक परफॉर्मा डाला था जिसमें हमने लोगों को कहा था कि आप इसमें जो है अपनी मेंबरशिप डाल सकते हैं। अब जो इस सोच से जुड़ा है, जो सच में मानता है कि बदअमनी है, माहौल ख़राब है, हमें ऐसी सोच के साथ जुड़ना चाहिए, तो उसको अपने अपने जगह पर काम करने का पूरा हक है।
बशर्ते मिलना भी बशर्ते जरूरी नहीं नहीं वो हाँ, बात की बात, हाँ, बशर्ते कि वो ईमानदार हो, वो खुद को कहना चाहिए मैं ईमानदार हूँ, और उसको गांव के कुछ लोग बोलने चाहिए ये ईमानदार है, और उसको मेरी तरफ से इजाजत है और मैं उसके साथ हूँ, और वो ये बात मान ले कि महाराज उसके साथ है। यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा? यूथ के साथ ये मैसेज यही है कि बस वक्त आ गया है, आज जवानी में है, जवानी ढल जाएगी, जैसे बचपन खत्म हो गया जवानी में आगे, बस इस जवानी में कुछ करने की चाह रखो और कुछ करो। जी बहुत बड़ा दलदल देखा है, बहुत बुरे हालात से हमारे दो चार होते हुए हमने बुजुर्गों को देखा है, मुश्किलें बहुत झेली है हमारे लोगों ने। तो अब अगर आने वाली नस्लों के लिए अगर उस दौर से हमें बेहतर, उनने थोड़ी सी कोशिश की तो हमें बेहतर ज़िंदगी मिली, हमें अब बेहतर करना है जो आने वाली नस्लें होंगी, और ये वक्त बड़ा कीमती है। अब जवानी में हो तो जवानी में अगर कुछ नहीं करोगे तो बुढ़ापे में कोसोगे तो मजाक बन जाओगे। मैं चाहता हूँ जवानी का काम ऐसे करो जैसे मैं अगर बूढ़ा हो गया, होना तो है, लेकिन जवानी के इस वक्त को कोसूंगा नहीं, फख्र महसूस करूंगा। जब अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मुझे तो खुशी होगी कि मैंने अपनी जवानी जो है इंसानियत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, उसकी बेहतरी के लिए और जालिमों के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, मुझे सुकून होगा। मैं चाहता हूँ इस जवानी की हिफाजत करें, नशे में लेकर, नशे में धुत होकर अपनी तालीम की बर्बादी खुद अपने हाथों से तय करोगे, उन्हीं लोगों का वो खरीदोगे, उनको पैसा जा रहा है, उनके बच्चे अय्याशी करेंगे और तुम वो लूट भी करोगे। वो तालीम जिस तालीम से आपको समझ आ जाए, अगर आप उस तालीम से नशा ले रहे हो तो वो तालीम याफ्ता नहीं है, उन माँ बाप ने भी गलतियाँ की हैं। आखिरी सवाल रहेगा। हमने तो ऐसी कोई भी वीडियोस देखी नहीं है जिसमें जो है भाजपा के एमएलए, हम उनका नाम भी नहीं जानते, जो जो कह रहे थे कि महराज मलिक जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमने ये देखा नहीं है ना, हमने कोई ऐसी वीडियो देखी है, लेकिन देखिए, वो कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर थ्रेड भी देते हैं। अब उनके लिए देखिए, क्या उनका मैसेज? काम है वो करें, जी वो काम है उनका। उन्होंने डरा कर लोगों से वोट लिया, डरा कर राजनीति की टिकटें ली, हम डरने वाले नहीं है। मैंने तो उनको माफ़ कर दिया, उनको क्या, उनको जो भी करना है वो करे खुल्लम खुल्ला, क्योंकि मौत का सहरा मैंने देखा है मेरे रब के हाथ में, वो उनके बस की बात नहीं। महराज को न डरेगा न डरने वाला हूँ। उनने जो किया वो अपने लिए किया, मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं, क्योंकि वो उनका अपना रवैया है, अपना तरीका है, वो उनकी सोच है। अगर मैं बोलता हूँ ये मेरी सोच है, जी अगर मैं लड़ता हूँ लोगों के लिए मेरी सोच है, और मुझे उनकी सोच से फर्क नहीं, क्योंकि वो कई सालों से उसी सोच से चल रहे हैं। उनको वही नारे आते हैं, वही धर्म पे राजनीति आती है, वो वही करेंगे। अगर आप उनको देखो, उसकी बात मैंने बोली, वो जो क्रशर वाला है उसको क्रशर बंद हो गया तो उसने गालियां सिर्फ मुझे नहीं, उसने डॉक्टर जितेंद्र को भी दी थी। उससे मुझे कोई गिला नहीं, वो करे वही जिसको वो करना है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। तूने जिनको डराया वो ठीक, मगर मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझे डराना मत। तुझे जो बोलना है तो बोल, मेरी तरफ से तेरे खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, तो ऐश कर, तुझे जो बोलना है मन खोल के बोल, मैं उससे प्रॉब्लम नहीं है। पर इस भरम में मत रहना कि मेरा डरता है, मैं डरता किसी से